हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोकसिंग ऑफ कलेक्टर्स। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने सोलर कलेक्टर्स में फोकसिंग करते हैं, और इसको हम कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर्स भी बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मटेरियल यूज, परफॉर्मेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंपैरिजंस हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। फोकसिंग ऑफ सोलर कलेक्टर मैं आपको याद दिला देता हूं, जो एक लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जो हम सोलर कलेक्टर्स यूज करते हैं वो फ्लैट प्लेट होते हैं। ठीक, तो किस तरीके से उन फ्लैट प्लेट को कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाए, मतलब उसको कैसे हम उसी सारी चीजों को, उसी सारे प्रिंसिपल्स को हम कैसे कंसंट्रेट कर पाए सो दैट मैं सारी रेडिएशन को वहां पर क्या करूं, यूटिलाइज कर सकूं। ठीक, तो इसको हम फोकसिंग ऑफ सोलर कलेक्टर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली बात तो यही है, मगर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाए वो आपको ध्यान में रखना है, केवल ये बात मैंने इसलिए समझाई। तो टाइप्स हमारे फ्लैट प्लेट्स या कंसंट्रेटिंग प्लेट। अगर इस तरह से पूछा जाए तो ऐसे बता दीजिए, अगर फोकसिंग के लिए पूछा जाए तो इस वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जिस तरह से हमारे नॉर्मल में इंसुलेटेड बॉक्स, ट्रांसपेरेंट कवर, एब्जॉर्बर प्लेट, ट्यूब्स, साथ ही साथ अब यहां पर क्या है कि रिफ्लेक्टर्स भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक, यहां पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तो किस तरीके से यहां रिफ्लेक्टर्स भी जुड़ गए हैं और एब्जॉर्बर यहां प्लेट्स यहां पर चली गई हैं। तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटिंग प्लेट्स सोलर कलेक्टर्स, या फिर हम ये बोलते हैं कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर, या फिर हम कह दें हाउ डू यू फोकस द सोलर रेडिएशंस। तो हम किसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को गुमराह ना हो और उसको अच्छे से कर सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोकसिंग ऑफ कलेक्टर्स। लाइक कि ये हमारे जो सिस्टम है वो 100 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस, और कई बार जब हम इसको बड़े मात्रा में बनाते हैं, कई सारे एक साथ कलेक्टर करते हैं, तो वहां पर ये और भी ज्यादा टेम्परेचर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ऐसे हाई टेम्परेचर को ऑब्वियसली जब भी बात करें तो हम उसे स्टीम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, और हम जानते हैं यही स्टीम प्रोडक्शन क्या है, पावर जनरेशन के लिए काम आता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो हमारे कोल से इक्विप्ड होते हैं वहां पर इस चीज से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ चले जा सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। जरूरी नहीं है हम सभी जगह इन पावर स्टेशंस को इंस्टॉल कर सकें, तो लोकेशन के हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हम उसके अंदर मिरर्स और लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी सोलर कलेक्टर्स होते हैं कंसंट्रेटिंग टाइप वाले, वो रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम लेंसेज, जिस तरह से आपको याद होगा हम लेंसेज वाले फिनोमेनन से अपना पेपर को बर्न कराते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत है वो कि हम सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट कर पाएं। तो रिफ्लेक्टर्स नॉर्मली फ्लैट मिरर्स का भी इस्तेमाल करके, या पैराबोलिक ट्रो या फिर पैराबोलियल डिश का भी इस्तेमाल करके हम ये काम करते हैं। फोकसिंग ऑफ सोलर कलेक्टर, या मैं कहूं इन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स। सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो बात करते हैं एप्लीकेशंस की अपने सोलर कलेक्टर्स की। तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी ज़्यादा, कहीं अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाएं तो 500 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर रेज करने के लिए ये काम आता है, जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। इस पावर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं एक बात फिर से आपको याद दिला दूं, यहाँ पर स्टोरेज भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरह, और उसको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। स्टोर कैसे कर रहे हैं, किसी को गर्म पानी, गर्म गैस के फॉर्म में, और उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी इसके अंदर सामान यूज हो, लाइक रिफ्लेक्टर्स जो भी इसके अंदर यूज हो, उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एब्जॉर्बर प्लेट्स जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। रिफ्लेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। और हम समझ भी ये पा रहे हैं कि अगर हम फ्लैट प्लेट इस्तेमाल करें तो वहां पर इतने टेम्परेचर के लिए कितने ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जिससे उसका एरिया बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, लेसर एरिया में ही हमारा काम हो जाता है। तो ये आपके साथ एग्जाम्पल है, जो पैराबोलिक ट्रो का एक एग्जाम्पल है। हम किसी भी तरीके का डिजाइन बना सकते हैं रिफ्लेक्टर्स और रिफ्रैक्टर्स को इस्तेमाल करके। ठीक, तो फोकसिंग ऑफ कलेक्टर क्या करते हैं कि कंसंट्रेट करते हैं डायरेक्ट रेडिएशंस को। आपको याद होगा
पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जो हमारे फ्लैट प्लेट होते हैं वो फ्लैट प्लेट हमारे दोनों तरीके की रेडिएशंस, कौन कौन सी रेडिएशन, डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन, तो वो दोनों की तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता था, बट ये डायरेक्ट ही, क्योंकि अगर सीधा नहीं पड़ेगी हमारे मिरर्स पर तो फिर वो कंसंट्रेट होके जाएगी ही नहीं। जबकि वहां क्या था, वो एक बॉक्स टाइप का था, तो डायरेक्ट रेडिएशन और इनडायरेक्ट रेडिएशंस भी वो एब्जॉर्ब कर सकता था, उसके अंदर ये क्षमता थी, जो कि यहां पर नहीं है। तो ये एक कंपैरिजन भी हो गया, ये एक एडवांटेज भी हो गया फ्लैट प्लेट का। तो ये कंसंट्रेटिंग डिवाइस जो है वो कंसंट्रेट केवल डायरेक्ट रेडिएशन को करता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसलिए इसको हम ट्रैकिंग कलेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब हमें सन की दिशा में उसको हमेशा रखना पड़ता है जिस दिशा में हमारी डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है, जो कि फ्लैट प्लेट में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर ट्रैकिंग कलेक्टर्स के अंदर मूवेबल मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल मिरर्स भी कई सारे इस्तेमाल करके उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि उनका फोकल पॉइंट एक जैसा हो जाए। कंप्यूटर बेस्ड भी हम रिफ्लेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट हम अपने डिवाइस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और उनसे हम पावर को जनरेट कर सकें प्रॉपरली। बट ऐसे काम करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एरिया चाहिएगा। इसके लिए एरिया के साथ साथ मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ उसके साथ ही साथ ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंसंट्रेटिंग टाइप के पार्ट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया, यहां पर भी इंसुलेटेड बॉक्स चाहिए, ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए, एब्जॉर्बर प्लेट्स भी चाहिए, ट्यूब्स भी चाहिए, साथ साथ यहां पर क्या, रिफ्लेक्टर्स भी चाहिए। तो यहां पर ये सारे डिवाइस जो हैं यहां पर भी हैं, बट रिफ्लेक्टर भी बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए हैं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इसका कॉस्ट बढ़ गई है। बट एडवांटेज क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें कि 200 डिग्री सेल्सियस करना है, फ्लैट प्लेट में मटेरियल ज्यादा लगेगा, बट उतना ही टेम्परेचर करने के लिए कंसंट्रेशन टाइप में कम लगेगा, उतना ही टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा वेरिएशंस को आप याद रखिएगा, जो हमारा रिलेटिव फॉर्म में मैंने आपको बताया। तो चलिए मटेरियल यूज की बात करें। तो मटेरियल यूज ठीक वही जैसे, तो वो आप यहां पर रिपीट कर सकते हैं अगर आपके से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए। नहीं तो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है कि जो हमारे रिफ्लेक्टर है हाई रिफ्लेक्टिविटी होनी चाहिए, जो ग्लास हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए। नॉर्मली आजकल प्लास्टिक्स और एक्रिलिक भी यूज हो रहे हैं। और फॉर मेकिंग फ्रेस्नेल लेंसेज बनाने के लिए पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट भी जनरली यूज हम कर रहे हैं। एल्युमिनियम सिल्वर को भी यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म्स और प्लेट्स हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। वो सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी। इससे बाद हम जो मटेरियल कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल करें सो दैट एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाए, वेदर रेजिस्टेंस हो, उसमें कोरोजन ना लगे, स्टेबल हो जाए हाई टेम्परेचर के लिए। ये सारी चीजें जैसे हम ब्लैक पेंट भी करते हैं, क्रोमल पेंट्स भी करते हैं, कुछ ऑक्साइड से हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटेड भी करते हैं। इंसुलेशन बॉक्स मतलब इंसुलेशंस यहाँ पर चाहिए। जो मिनरल फाइबर ब्लैंकेट्स भी इस्तेमाल करे जाते हैं जनरली, आपने देखा होगा जहाँ पीछे हम ग्लास विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वूल का इस्तेमाल किया था। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी यूजफुल हीट निकालेंगे QC। जो QC का फॉर्मूला फिर से वही है, QC इक्वल्स टू FR। ये सारी चीजें आप वही वाली हैं जो पीछे जानते हैं। जो अलग है वो है IBC। IBC इज इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन कंसंट्रेटर अपर्चर। क्योंकि यहां पर क्या है कि अपर्चर पे कितना आया, उसके बाद कंसंट्रेट कितना हुआ, तो दोनों चीजें हैं यहां पर। तो और बाकी IBC इज दिस थिंग। उसके बाद नीटा ऑप्टिकल एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो नीटा OPT। तो बाकी सारी चीजें वही हैं। ये फॉर्मूले से हम इसकी यूजफुल हीट को निकाल सकते हैं। अब ऑप्टिकल एफिशिएंसी की बात करें विच इज नीटा ऑप्टिकल एफिशिएंसी, नीटा OPT विच इज नीटा ऑप्टिकल एफिशिएंसी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड COPT मतलब ऑप्टिकल एफिशिएंसी एट एनी पर्टिकुलर एंगल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ऑप्टिकल एफिशिएंसी। दिस इज द फॉर्मूला वेयर ऑल द थिंग्स आर Neta OPT 0, COPT is the correction factor, rho is the mirror reflectivity, gamma is this intercept factor, tau is transmittivity and alpha is absorptivity। तो ठीक वही कांस्टेंट हैं जो पिछली बार हमारे इक्वेशन में थे। अब इस एफिशिएंसी को ओवरऑल निकालें तो ठीक वैसे ही हमने उस एफिशिएंसी को निकाला QC by A IBC। मतलब
आउटपुट मतलब इतनी हीट, हमारी यूटिलाइज हीट, और इनपुट AA एंड IBC का मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल वैसे ही इसका भी फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया है। तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं सो दैट आप याद रहे। तो स्लोप इसका Tin माइनस TA, जिसका हमने ग्राफ भी पिछले लेक्चर में देखा था, पैराबोलिक ट्रो वाला, तो वो ग्राफ को भी यहां पर आप बना सकते हैं, जिसमें 3 अलग अलग डिफरेंसेस हमने देखे थे। साथ ही साथ अगर आउटपुट एंथैल्पी निकाली जाए, विच इज H आउट इक्वल्स टू H in QC by M, where H is in the inlet enthalpy, QC is useful heat, M is the mass flow rate। ओके, अब एडवांटेजेस की बात करें फटाफट से। अब हम समझ ही गए हैं क्या एडवांटेजेस है। ये हाई टेम्परेचर, लॉसेस बहुत कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, साइज बहुत छोटा है, और इंटरसेप्टिंग एरिया जो है सोलर रेडिएशन का इज ग्रेटर देन एब्जॉर्बर एरिया। मतलब एब्जॉर्बर एरिया और इंटरसेप्टिंग एरिया, आपको याद होगा वहां पर दोनों के एक साथ थे, फ्लैट प्लेट में एक जैसे थे, इक्वल थे, बट जबकि यहां पर ये अलग अलग हैं, क्योंकि एब्जॉर्बर एरिया यहां पर कम हो गया और यहां कलेक्टर एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इन एक्सपेंसिव यहां किसी सेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि अगर पावर प्लांट से कंपैरिजन करें तो एक्सपेंसिव ऑब्वियसली कम है, बट अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करें तो ये एक्सपेंसिव ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू द फ्लैट प्लेट। साथ ही साथ ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स ऑन एब्जॉर्बर, मतलब कंसंट्रेट होके प्रॉपरली यूनिफॉर्मली एक जैसा नहीं आता, जबकि फ्लैट प्लेट में यूनिफॉर्म रहता है। और हमें यह भी पता है कि ये केवल डायरेक्ट रेडिएशन के लिए ही कारगर है, डिफ्यूज रेडिएशन के लिए काम नहीं करता। कॉस्टली इसकी ट्रैकिंग करना भी, अगर कंप्यूटराइज डिवाइस बनाएं तो वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, इनिशियल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस भी उसका ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो देखिए, अब सारी चीज तो पढ़ ही चुके हैं। एब्जॉर्ब बोथ डिफ्यूज एज वेल एज डायरेक्ट। कौन सा? फ्लैट प्लेट वाला। कंसंट्रेटेड नहीं करता। फ्लैट प्लेट सिंपल होता है, रिजिड होता है, जबकि हमारा कंसंट्रेटेड थोड़ा सा फ्रिजाइल होता है, क्योंकि ग्लासेस और लेंसेज का इस्तेमाल वहां पर होता है। फ्लैट प्लेट के अंदर हम पावर जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे काम करता है, जबकि कंसंट्रेटेड में हम कर सकते हैं। जो हमारा कंसंट्रेटिंग टाइप वाला है उसके अंदर हीट लॉस कम होती है, जबकि फ्लैट प्लेट के अंदर ज्यादा होती है। इंसुलेशन इंटेंसिटी, मतलब उस हीट को कैद करने की क्षमता जो फ्लैट प्लेट की वो कम होती है, जबकि हमारे कंसंट्रेटेड की ज्यादा होती है। फ्लक्स जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है फ्लैट प्लेट में, नॉन यूनिफॉर्म होता है हमारा कंसंट्रेटिक प्लेट में। और साथ ही साथ इसकी लिटिल मेंटेनेंस होती है, किसकी? फ्लैट प्लेट डिवाइस की। तो ये था सारा हमारा कंसंट्रेटिंग टाइप थर्मल सिस्टम। आगे पढ़ने वाले हैं हम सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, किस तरीके से हम इन सारे रिफ्लेक्टर्स को इस्तेमाल करके, चाहे वो फोकसिंग या कंसंट्रेटिंग, कैसे हम पावर प्लांट को बनाते हैं, दैट इज सोलर थर्मल पावर प्लांट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।